हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, जितने भी हमारे 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के असाइनमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, एक वीडियो मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की, एंड दूसरी वीडियो आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड इसके बाद आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की टेंशन ख़त्म। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री की वीडियोस भी डाल चुकी हूँ दोनों। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है एंड उसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो दोस्तों चैनल के ऊपर जाकर आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि वेलेस्टीन का विश्व व्यवस्था उपागम की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, वेलेस्टीन का विश्व व्यवस्था उपागम के बारे में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्रोच है जो कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आपको वन बाय वन करके अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके अलावा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको ऑलरेडी पहले कवर करा चुकी हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाकर भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो भी आप लोगों की एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपके असाइनमेंट में। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि विश्व व्यवस्था उपागम निर्भरता सिद्धांत की तरह सुझाव देता है कि अमीर देश दूसरे देशों से लाभान्वित होते हैं और उन देशों के नागरिकों का शोषण करते हैं। निर्भरता सिद्धांत के विपरीत, हालांकि ये मॉडल विश्व व्यवस्था में निम्न स्थिति वाले देशों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम लाभों को पहचानता है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति समाजशास्त्री इमैनुअल वेलेस्टीन से हुई है, जो सुझाव देते हैं कि जिस तरह से एक देश को पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में एकीकृत किया जाता है, वह निर्धारित करता है कि उस देश में आर्थिक विकास कैसे होता है। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो विश्व व्यवस्था उपागम है, ये निर्भरता सिद्धांत की तरह हमें ये बताता है कि कैसे आज कुछ अमीर देश कुछ गरीब देशों के नागरिकों का शोषण करते हैं और उनसे ज़्यादा लाभ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर ये जो हमारा विश्व व्यवस्था उपागम है, ये निर्भरता सिद्धांत से अलग है, क्योंकि इसके अंदर हम उन कंट्रीज़ की बात ज़्यादा करते हैं जो निम्न स्थिति वाले देश होते हैं, जो निम्न स्थिति में होते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप लोगों को समझना है और हम उनके बारे में ये बताते हैं इस उपागम में, इस व्यवस्था में, कि किस तरीके से जो ये बेचारे कम विकसित देश होते हैं, इनको किस तरीके से न्यूनतम लाभ मिलते हैं और किस तरीके से इनका शोषण किया जाता है। तो दोस्तों, ये पूरा जो विश्व व्यवस्था उपागम है, ये वेलेस्टीन के द्वारा जो दिया गया है, और वेलेस्टीन का जो पूरा नाम है वो है इमैनुअल वेलेस्टीन। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से हम लोग हमारा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इमैनुअल वेलेस्टीन का विश्व व्यवस्था उपागम। समाजशास्त्री इमैनुअल वेलेस्टीन द्वारा विकसित विश्व व्यवस्था उपागम दुनिया के इतिहास और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक दृष्टिकोण है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि वैश्विक आर्थिक प्रणाली में कुछ देशों को ही लाभ मिलता है जबकि दूसरों का शोषण किया जाता है। इस तरह हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को उसके परिवेश, अनुभव और संस्कृति के संदर्भ के बिना नहीं समझ सकते। उसी तरह एक राष्ट्र की आर्थिक प्रणाली को विश्व व्यवस्था उपागम के संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। तो दोस्तों, हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि इमैनुअल वेलेस्टीन का विश्व व्यवस्था उपागम। समाजशास्त्री इमैनुअल वेलेस्टीन तो दोस्तों, इनका जो ये सिद्धांत है, ये जो उपागम है, इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से आज कुछ देश
सारा लाभ ले रहे हैं और दूसरे देशों का शोषण कर रहे हैं। जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो हम ये चीज़ चेक करते हैं कि वो किस तरीके के परिवेश में रहता है, उसके क्या अनुभव रहे हैं, उसकी कौन सी संस्कृति है। ठीक उसी तरह जब हमें किसी देश की आर्थिक प्रणाली के बारे में जानना होता है, किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रणाली के बारे में जानना होता है, तो उसके लिए हमें विश्व व्यवस्था उपागम के संदर्भ की ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना हम उस देश की आर्थिक प्रणाली को नहीं समझ सकते। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं जिन पर पूरा विश्व व्यवस्था उपागम आधारित है। विश्व व्यवस्था उपागम 3 स्तरीय पद अनुक्रम पर स्थापित होता है, जिसमें कोर, परिधि और अर्ध परिधि क्षेत्र शामिल होते हैं। मुख्य देश श्रम और कच्चे माल के लिए परिधि देशों पर हावी हैं और उनका शोषण करते हैं। परिधि देश पूंजी के लिए मुख्य देशों पर निर्भर हैं। अर्ध परिधि देश कोर और परिधि दोनों देशों की विशेषताओं को साझा करते हैं। ये सिद्धांत वैश्विक असमानता की सामाजिक संरचना पर जोर देता है। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विश्व व्यवस्था उपागम की विशेषताएं जिन पे ये पूरा सिद्धांत टिका हुआ है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो विश्व व्यवस्था उपागम है ये 3 स्तरीय पद अनुक्रम पर स्थित है, यानी कि इसके अंदर हम 3 चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कोर कंट्रीज़ के बारे में। कोर कंट्रीज़ कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उन देशों के बारे में जो कि इस व्यवस्था के अंदर सबसे ज़्यादा लाभ लेते हैं। दूसरी चीज़ जो हम दूसरे जो स्तर पे हम जो स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं हम परिधि देशों को जिनका शोषण किया जाता है। और एक तीसरी जो स्थिति है वो है अर्ध परिधि देशों की जो कि परिधि और कोर देशों के बीच में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मुख्य देश कहने का मतलब है हम बात कर रहे हैं कोर देशों की जो कि श्रम और कच्चे माल के लिए परिधि देशों पर हावी हैं और उनका शोषण करते हैं। यानी कि जो कोर कंट्रीज़ हैं वो परिधि देशों से श्रम और जो उनका कच्चा माल है वो लेते हैं और इसके साथ साथ उनका शोषण भी करते हैं। वहीं पे जब हम बात करते हैं परिधि देशों की जो कि कोर देशों से दूसरे पायदान पे आते हैं, तो वो मुख्यतः जो पूंजी होती है उसके लिए वो केंद्र जो कोर देश हैं उनके ऊपर निर्भर है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोगों को समझना है। ये पॉइंट बहुत सिंपल है दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको बिल्कुल आसानी से एक्सप्लेन करने की। और दोस्तों जो हमारी तीसरी कैटेगरी है वो है हमारी अर्ध परिधि देशों की जो कि परिधि और जो कोर देश हैं उनके बीच में आते हैं। तो दोस्तों ये पूरा सिद्धांत जो हमारी असमानता सामाजिक संरचना में है उसके ऊपर जोर देता है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से हम इन तीनों कैटेगरीज के बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कोर देश। के अनुसार दुनिया को 3 प्रकार के देशों या क्षेत्रों में बांटा गया है, कोर, परिधि और अर्ध परिधि। कोर देश प्रमुख पूंजीवादी देश हैं जो श्रम और कच्चे माल के लिए परिधि देशों का शोषण करते हैं। वे सैन्य शक्ति में मजबूत हैं और किसी एक राज्य या देश पर निर्भर नहीं हैं। वे आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोगों के हितों की सेवा करते हैं। वे उच्च कौशल और पूंजी गहन उत्पादन पर केंद्रित हैं। कोर देश शक्तिशाली हैं और ये शक्ति उन्हें कच्चे माल के लिए कम कीमत का भुगतान करने और सस्ते श्रम का शोषण करने की अनुमति देती है, जो लगातार कोर और परिधि देशों के बीच असमान स्थिति को मजबूत करता है। पहले कोर क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित था और इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड से बना था। आज संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख कोर देश का उदाहरण है। अमेरिका के पास बड़ी मात्रा में पूंजी है और इसके श्रम बलों को अपेक्षाकृत अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है कोर कंट्रीज यानी कि कोर देशों के बारे में। दोस्तों विश्व व्यवस्था उपागम के अंदर 3 प्रकार के देश हैं या फिर कह सकते हैं कि 3 प्रकार से पूरे विश्व को बांटा गया है। सबसे पहले कोर, फिर परिधि और फिर है अर्ध परिधि। तो हम बात कर रहे हैं कोर
कोर देशों की, जो कि प्रमुख पूंजीवादी देश हैं, जो कि श्रम और कच्चे माल के लिए परिधि देशों का शोषण करते हैं। इन जो कोर देश है उनकी सैन्य शक्ति मजबूत है और ये जो है ये किसी राज्य या देश पर निर्भर नहीं है। इसके अलावा ये आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोगों की सेवा करते हैं और वह कुछ उच्च कौशल और पूंजी गहन उत्पादन पर केंद्रित है। यानी कि इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत अच्छे कौशल यानी कि स्किल्ड लोग रहते हैं और ये बहुत बड़े पूंजी वहन उत्पादन पर केंद्रित हैं। यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन किया जाता है वो बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है। कोर देश शक्तिशाली हैं और ये शक्ति उन्हें कच्चे माल के लिए कम कीमत भुगतान करने और सस्ते श्रम का शोषण करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो कोर कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो मेन जो पार्ट है वो कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि पहले उत्तरी पश्चिम यूरोप स्थित था और इंग्लैंड, फ्रांस और हॉलैंड। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज संयुक्त राज्य अमेरिका कोर कंट्रीज़ का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिधि देश। देश आर्थिक पैमाने के दूसरे छोर पर आते हैं। इन देशों में एक मजबूत केंद्र सरकार की कमी है और अन्य राज्यों द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। ये देश मुख्य देशों को कच्चा माल का निर्यात करते हैं और वे पूंजी के लिए मुख्य देशों पर निर्भर हैं और उनके पास अविकसित उद्योग हैं। इन देशों में कम कौशल श्रम गहन उत्पादन या दूसरे शब्दों में सस्ता श्रम भी है। परिधि देशों को आमतौर पर तीसरी दुनिया के देशों के रूप में भी जाना जाता है। पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका पहले परिधि क्षेत्र थे। आज का एक उदाहरण केप्ड है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट से दूर द्वीप की एक श्रृंखला है। विदेशी निवेशक कच्चे माल की निकासी और नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं जो सभी प्रमुख देशों को निर्यात किए जाते हैं। इस श्रेणी में रखे गए देश पूर्वी यूरोपीय देश हैं, विशेष रूप से पोलैंड और लैटिन अमेरिका है। तो दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट है परिधि देश। दोस्तों परिधि देश अब कौन से होते हैं, हमने ऊपर कोर कंट्रीज के बारे में तो डिस्कस कर लिया। दोस्तों परिधि देश वो देश होते हैं जो कि जिनके अंदर एक मजबूत केंद्र सरकार की कमी होती है और जो अन्य राज्यों द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं, यानी कि जिन्हें दूसरे देशों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ये देश मुख्यतः कच्चे माल का निर्यात करते हैं, यानी कि जो परिधि देश हैं इनके अंदर कच्चे माल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और ये इसी का निर्यात करके अपनी जो कंट्री है उसको चलाते हैं। ये पूंजी के लिए मुख्य देशों यानी कि जो कोर कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। कोर कंट्रीज़ इनको पूंजी देते हैं और बदले में इनसे इनका जो माल है कच्चा मटेरियल वो इनसे ले लेते हैं। जो परिधि कंट्रीज़ होते हैं इनके अंदर जो उद्योग होते हैं वो अविकसित होते हैं और प्लस यहाँ पे जो श्रमिक होते हैं वो ज़्यादा कौशल नहीं होते, यानी कि ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा सस्ते श्रमिक इन कंट्रीज़ में मिलते हैं। बेसिकली तीसरी दुनिया के देशों को इसके अंदर रखा जाता है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो दोस्तों डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज़ और अनडेवलप्ड कंट्रीज़, तो दोस्तों उनको इसके अंदर रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका पहले परिधि क्षेत्र थे। आज का एक उदाहरण केप्ड है जो कि अफ्रीका पश्चिमी तट से दूर एक द्वीप की श्रृंखला है। इसके अलावा विदेशी निवेशक यहाँ कच्चे माल की निकासी और नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अर्ध परिधि। ये क्षेत्र कोर और परिधि क्षेत्रों के बीच स्थित हैं। इसमें मूल क्षेत्रों के देश शामिल हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था उन परिधि में गिरावट का सामना कर रहे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। वेलेस्टीन ने पुर्तगाल और स्पेन का उदाहरण दिया है जो अपनी मूल स्थिति से अर्ध परिधि में फंस गए थे। कोर ने अर्ध परिधि का शोषण किया है जिसने परिधियों का शोषण किया है। तो दोस्तों आप लोगों को थर्ड पॉइंट को भी ध्यान रखना है। दोस्तों थर्ड पॉइंट के अंदर बताया गया है कि ये बेसिकली अर्ध परिधि देश वो देश हैं जो ना तो पूरी तरीके से पूंजीवादी हैं
और ना ही पूरी तरीके से पिछड़े हुए हैं। बेसिकली ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि बीच में हैं, जिनका विकास भी हो रहा है और जो अभी थोड़े से परिधि भी हैं, यानी कि जिनका थोड़ा सा शोषण भी होता है। तो दोस्तों आप लोगों को इसके जो एग्जाम्पल हैं वो याद रखने हैं, जो कि यहाँ पे वेलेस्टाइन के द्वारा बताया गया है। ये है पुर्तगाल और स्पेन। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा एक और छोटा सा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कि बाहरी क्षेत्र। ऊपर के 3 स्तरों के अलावा एक चौथा स्तर और है। ये ऐसा क्षेत्र अपनी आर्थिक व्यवस्था बनाए रखता है। इस क्षेत्र के देशों द्वारा आंतरिक व्यापार को महत्व दिया जाता है। रूस इस क्षेत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो दोस्तों इन तीनों ये जो 3 कैटेगरीज ऊपर मैंने आपको बताई हैं, इनके अलावा एक और कैटेगरी है जिसे हम बाहरी क्षेत्र या फिर बाहरी देश बोल सकते हैं। ये देश बेसिकली ये करते हैं कि ये देश बाहर देशों से ज़्यादा व्यापार नहीं करते हैं और ये आंतरिक व्यापार पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, ज़्यादा उसको महत्व देते हैं। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है रशिया। तो दोस्तों आप लोगों को ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। दोस्तों अब हमारा लास्ट पॉइंट आ चुका है, जो कि है वेलेस्टीन की विश्व व्यवस्था उपागम की मुख्य विशेषताएं। तो दोस्तों आप लोगों को वेलेस्टीन की विश्व प्रणाली की मुख्य विशेषताओं के बारे में भी ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में कोर क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ हुआ है और परिधि को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर क्षेत्र में हर कोई अमीर हो गया है और परिधि में हर कोई गरीब हो गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से असमानताओं को तीव्र कर दिया है। दुनिया जिस तरह के विकास से गुजर रही है उसमें सभी के लिए समृद्धि के बजाय सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को चौड़ा कर दिया है। तो दोस्तों ये 2 छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो कि आप लोग विशेषताएं बता सकते हो वेलेस्टीन के विश्व व्यवस्था उपागम के। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये सारे पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इनके आंसर में आपको इतनी ही चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड येस गाइज, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।